हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डायरेक्ट टैक्स की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे है। पीडीएफ में आप लोग को पीडीएफ के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थर्ड वीडियो है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर्स के जुड़े हुए जो भी एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को जैसे हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने लेसन एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब पढ़ा नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं समझा है, तो पहले जाके लेसन को उसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए जो आप लोग की बुक में इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में थ्योरी दी है, उसको पढ़ लीजिए। उसके पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स लगभग आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव पाते हैं। एम इज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एम्प्लॉय विथ एम लिमिटेड है, इंटरनल ऑडिटर। एम चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो काम करता है किसके लिए, एम लिमिटेड के लिए, एज एन इंटरनल ऑडिटर। रिक्वेस्ट द एम्प्लॉयर टू कॉल द रेम्यूनरेशन एज इंटरनल ऑडिट। और अपने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया उसने कि उसकी जो पगार है उसको कैसे काउंट करो, इंटरनल ऑडिट की तरह काउंट करो। तो एम शेल चार्जेबल टू टैक्स फॉर द फीस अंडर द हेड ऑफ। अब एम की जो फीस जो लेता है वो किसके हेड आएगी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी जो अलग अलग हम लोग के है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया हुआ है, बिजनेस प्रोफेशन दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि वो एम्प्लॉय है कंपनी का और भी इंटरनल ऑडिटर है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा इसका। आगे मिस्टर एम हु इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स को, एम को कितनी सैलरी मिलती है, 20,000 रुपया पर मंथ। टू कैन एडवांस ऑफ 50,000 अगेंस्ट द सैलरी इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में उसने सैलरी का क्या लिया, एडवांस लिया। द ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एम ईयर 2020-21 शेल बी। तो इसकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी, तो बहुत लोग लिख देंगे इसको 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 2 को 2,40,000 होता है, क्योंकि 20,000 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से 50,000 ऐड करोगे तो 2,90,000 हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसने जो सैलरी लिया है, ऐसा नहीं बोला है कि अगले महीने 2 महीने की सैलरी लिया, एडवांस लिया, खाली इतना बोला है। तो एडवांस ये हो सकता है कि जो उसने पिछली सैलरी में से लिया हो, या कुछ अमाउंट ये मंथ में ही कट कराएगा वो, वट एवर, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेंगे, इसका 2,40,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का, बी। एम इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ। एम की सैलरी कितनी है, 12,000 रुपया पर मंथ। तो साल का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 12 से 12 को 1,44,000। उसने एडवांस लिया एम्प्लॉयर से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड में। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया उसने एडवांस के लिए अगले साल के लिए, अगले साल की सैलरी में से, मतलब असेसमेंट ईयर की, अप्रैल और मई की। तो जब ऐसा होता है विथ सैलरी ऑफ मार्च, तो उसमें क्या करना है, जो आप उसने 2 महीने का एडवांस लिया है, मतलब 12,000 और 12, 24,000 रुपए एक्स्ट्रा। उसने ऑलरेडी उसकी सैलरी 1,44,000 है और 24,000 एक्स्ट्रा, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,68,000। दोनों में ये फर्क समझ लेना। क्लियर है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ एम बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब मिस्टर एम की सैलरी क्या होती है, जैसे ये मैंने अप्रैल काम किया, उसने समझो अभी क्या चल रहा है हम लोग का, दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर की 31 को नहीं, उसके दिसंबर की सैलरी 1 जनवरी को क्या होगी, उसकी ड्यू होती है। और पेमेंट कब मिलता है उसको, 7 तारीख को। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 द सैलरी ऑफ एम शैल बी टेकन है फ्रॉम। तो सैलरी एम की जो लेंगे हम कैलकुलेशन के लिए, असेसमेंट ईयर के लिए, कहां से लेंगे, अप्रैल से मार्च लेंगे, मार्च से फेब लेंगे, अप्रैल से मार्च लेंगे, 2021 लेंगे। तो असेसमेंट ईयर ले तो 2021 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं लास्ट वाला सी, क्योंकि असेसमेंट ईयर मतलब पिछले साल के हम लोग सैलरी कैलकुलेट होते हैं। असेसमेंट ईयर में सिर्फ कैलकुलेशन होता है, सैलरी किसकी थी, वो पिछले साल की, तो 19 मतलब प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर हम लोग का है 1920, तो ये तो आएगा ही नहीं। ये दोनों में से कंफ्यूजन है, अप्रैल में आएगा कि मार्च से शुरू होगा। तो ये किसमें से आएगा, मार्च से। क्यों, क्योंकि ड्यू किस दिन हो रही है, नेक्स्ट मंथ। तो याद रखना, मार्च की सैलरी ड्यू कब रहेगी, अप्रैल में। तो इसलिए हम लोग कब से शुरू करेंगे, मार्च से। ठीक है ना, क्योंकि मार्च में उसको फेब की सैलरी मिल रही, तो इसलिए उसका कैलकुलेशन कहां शुरू करने का, मार्च से लेके फेब तक। क्लियर है, ये याद रखना। आगे लिखा है एम लिमिटेड अनाउंस इंक्रीज इन डीए। एम लिमिटेड ने क्या कर दिया, डीए कंपनी ने इंक्रीज करा, बोला कि हम लोग डीए क्या करने वाले, बढ़ाने वाले, एक 21/3/2019 से, विथ रिट्रोस्पेक्टेड फ्रॉम 21st March 2014 एंड द सेम वेयर पेड ऑन 6/4/2019। और ये 6/4/2019 को पे करा। अरियर्स ऑफ डीए शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। जो डीए का अरियर्स था इतना सारा, अब बच्चे लोग को कंफ्यूजन होगा सर ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर समझो एग्जांपल आपकी सैलरी, मैंने बोला कि अक्टूबर दिसंबर से बढ़ रही है, कब से बढ़ रही है, दिसंबर से बढ़ रही है। और मैंने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर समझो आपने 2 साल पहले भी ज्वाइन किया था, तो 2 साल की इतनी भी सैलरी थी हर महीने की,
तो पूरे वहां से लेके अभी तक पूरी बची हुई जो एक्स्ट्रा सैलरी थी ना वो भी तुमको मिल जाएगी। मतलब समझो एग्जांपल, आपकी सैलरी महीने की 10,000 थी और मैंने बोला कि अभी से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपकी जनवरी से सैलरी कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो 2 साल काम किया था तो हर महीने का 1,000 करके आप लोग को वो भी मिलेगा। तो वैसे ये डीए का लिया है उसने कि डीए का भी पैसा पुराना पूरा मिलेगा उसको। जब कब से इफेक्ट पड़ा है उसका देखो, 21 मार्च 2014 से लेके अभी तक जितना भी डीए जिसका भी बाकी होगा। अब जरूरी नहीं कि सब लोग पूरा काम करते, कोई 6 महीने से कर रहा होगा, कोई 6 साल से कर रहा होगा, कोई 5 साल से कर रहा होगा, 20 साल से कर रहा होगा, लेकिन ये डेट से लेके अभी तक जितना भी डीए बाकी रहेगा वो सबको मिलेगा। और उसका टैक्सेबल, उसका टैक्स कब लगेगा, करंट ईयर में लगेगा। मतलब जो हम लोग का क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर है। कौन सा प्रीवियस ईयर इसमें रहता है हम लोग का, 1920। तो फिफ्थ का आंसर आएगा हम लोग का बी, 1920। आगे अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब क्या होता है, पेंशन दो तरह की होती है। कम्यूटेड, कम्यूटेड मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पेंशन मिलने वाली है हमको आने वाले, मतलब अभी समझो रिटायर हो गए आप 58 में, उसके बाद आप लोग को 20 साल 25 साल 10 साल जो भी, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलती है। तो आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को बोलते हैं कि, या अपनी कंपनी को बोलते हैं, कंपनी से पेंशन देती है, बोलते हैं कि मुझे एक साथ पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड। पूरा पेंशन मतलब मंथली मंथली नहीं चाहिए, एक साथ दे दो, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड। और मंथली मंथली लोग उसको क्या बोलेंगे, अनकम्यूटेड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो क्या है, टैक्सेबल है। क्या है, टैक्सेबल। तो क्या आएगा, बी इसका। आगे देखते हैं, एम क्लेम द एग्जेम्पशन। एम ने क्या क्लेम किया है, एग्जेम्पशन क्लेम किया है, बराबर ना, ऑफ ग्रेचुटी इन द पास्ट। ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन क्लेम करा है कभी, पास्ट में। टू द एक्सटेंट ऑफ 2,50,000, उसने 2,50,000 का ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन ले चुका है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अभी करंट एम्प्लॉयर से उसको ग्रेचुटी मिलने वाली कितनी, 2 लाख रुपया। इन द प्रीवियस ईयर 1920 एम कैन क्लेम एग्जेम्पशन अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ। तो अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग थ्योरी पढ़ लो, मैंने बोला था ना थ्योरी पढ़ लो। नहीं पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूँ, ग्रेचुटी जो है उसका लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए। तो 20 लाख तक तो उसको तो पूरा मिलेगा, लेकिन अभी 20 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब ये नहीं कि 20 लाख की, 20 लाख है तो 20 लाख पूरा उसको एग्जामिशन मिल जाएगा। जितना पैसा मिला रहेगा उतना ही एग्जामिशन मिलेगा। 2,50,000 तो ले चुका है वो, 2 लाख का उसको और एग्जामिशन मिलेगा, क्योंकि 4.5 लाख ही हो रहा है। 20 लाख के ऊपर जाएगा तब बचा हुआ मिलेगा ना। तो अभी तो 20 लाख हो ही नहीं, तो पूरा के पूरा जो 2 लाख उसको मिलने वाले साल में, वो उसको क्या कर सकता है, एग्जामिशन क्लेम कर सकता है। Employee M is either a government employee nor a covered under gratuity of gratuity payment of gratuity act। ना तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना ही वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। He has completed 16 years of 8 month services। The number of completed year considered the gratuity exemption shall be। तो हम लोग जब, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ग्रेचुटी एक्ट में अगर कोई एम्प्लॉय कवर नहीं है तो उसने कितने साल काम किया वो चेक करते हैं। क्या करते हैं, कितने साल काम किया उसने। तो कितने साल काम किया उसने, देखो 16 साल 8 महीने। तो 8 महीने को भूल जाएंगे, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स को लेते हैं। तो कितना है, 16 ईयर्स। तो यहाँ पे आएगा 16 किसका, 8th का। आगे आते हैं, अ कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज exempt अंडर सेक्शन 1010C टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ। अगर मैं कोई, मतलब कोई इंसान है कंपनी में, अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लेता है, लेकिन कौन सा रिटायरमेंट लेता है, वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है, ठीक है ना, पहले हो जाता है बहुत लोग। तो उसको जो पैसा मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, वो कितने लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, तो उसकी लिमिट है 5 लाख रुपए। यहाँ पे आएगा मतलब 9th का, याद में। एम इज एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन डायरेक्शन अलाउंस 80 पर मंथ पर चिल्ड्रन फॉर 3 चिल्ड्रन अमाउंटिंग 2,40,000। इट विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ। एम को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसकी कंपनी की तरफ से। अगर आप लोगों ने अलाउंस के बारे में पढ़ा हुआ, एजुकेशन अलाउंस के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक बच्चे पे पर हर महीने का 100 रुपए मिलता है आपको। कितने मिलता है, एक बच्चे पे 100 रुपया। ये जितना आपने खर्चा करा वो तो मैक्सिमम, मतलब एक महीने, और कितने बच्चे की लिमिट है, सिर्फ 2 बच्चे की। मतलब महीने का आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, सिर्फ 200 रुपया। 3 बच्चे आप लोग पढ़ाते हो, उसके कितना अलाउंस मिलता है, 5 का कितना मिलता है, उससे मतलब नहीं है। आपको जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन मतलब कितने पे तुम्हारे को टैक्स नहीं लगेगा, वो सिर्फ 1-2 बच्चों पे लगेगा। वो भी एक बच्चे का कितनी लिमिट है, 100 रुपए की लिमिट है। तो 2 बच्चे की कितनी हो गई, 200। तो आप लोग सोचेंगे 200 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पैसा कितना मिला है, 80। तो 2 बच्चे का कितना होता है, 160। तो सिर्फ ये ही मिलेगा उसको, ठीक है ना। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने 100 की लिमिट दिया तो 100 पूरा उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जितना उसको पैसा मिला है, खर्चा किया उसने, कितना मतलब कितना रुपया, 80 रुपीज की उसकी लिमिट है, मिलता है उसको कंपनी की तरफ से। तो 2 बच्चे का कितना होता है, 160। तो इसका 160 ही आएगा, 10th का बी ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, एंटेंडम अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या होते हैं, अगर एंटेंडम अलाउंस के बारे में लिखा है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल,
exempt up to certain limit mentioned in section 16(2). First include in the gross salary, thereafter deduction allowed from the salary under section 2। तो सबसे बेस्ट क्या है इसका डी। एग्जाम भी बोल सकते हो लेकिन सबसे बेस्ट क्या है डी। क्यों? पहले क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग को सैलरी में ऐड करना पड़ता है, फिर उसको डिडक्शन करना पड़ता है किसमें, अंडर सेक्शन 16(2) में, क्योंकि फुल्ली एग्जाम्ड नहीं है वो, उसकी एक लिमिट है अलाउंस की। ठीक है, चलिए। पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हु हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र। ऐसा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जिसको परमवीर चक्र मिला है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बहादुर था वो, या उसने जंग में बहुत अच्छे काम किए हैं, दूसरे भी ऐसे लोगों को मिलता है, पुलिस वगैरह में मिलता है, तो वो परमवीर चक्र मिला है उसको, तो उसका जो पेंशन मिलेगा वो क्या रहेगा, सिंपल सी बात, इतना जब बड़ा काम किया उसने तो उसको जो टैक्स रहेगा उसका क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, तो इसका आएगा बी। आगे आते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस होता है, एग्जेम्प्ट अप टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड एंड प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब जितना उसने स्पेंड किया और उसकी लिमिट नहीं। एग्जेम्प्ट फुल्ली टू द एक्सटेंट एक्चुअली स्पेंड, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट लोअर ऑफ अलावेंस रिसीव्ड, अब ये था, एंड लम सम अमाउंट प्रिस्क्राइब इज रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, बराबर है, जो लोअर रहेगा वो लेंगे हम लोग, तो उसने कितना एक्सपेंडिचर किया और कितना उसको अलावेंस मिलता था, कितना मिलता था उसको 80, अभी हमने ऊपर करे थे एग्जाम्पल, तो इसका आएगा 13 का सी। लीव ट्रैवल डी नहीं आएगा, फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट है। लीव ट्रैवल कंसेशन इज, लीव ट्रैवल कंसेशन अगर आप लोग पढ़ोगे तो एग्जेम्प्ट अप टू द लोअर अमाउंट एक्चुअली स्पेंड और प्रिस्क्राइब लिमिट, exempt fully to the extent actually spent, exempt to the extent of lower allowance received, a lump sum amount prescribed irrespective of the actual expenditure, fully taxable। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का ए, 14 का क्या आएगा, ए। क्यों? उसमें लिखा हुआ लिटरल उसमें कि आप लोग को कितना, आप लोग ने अमाउंट क्या कर दिया, एक्सपेंड किया, या जो लिमिट है, दोनों में से जो कम रहेगा वो ही लेंगे आप। ठीक है, आगे अलाउंसेस फॉर एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग ऑन टूर और ट्रांसफर आर, अगर हम लोग को क्या हो गया, एक अलाउंस मिल रहा है एक्सपेंस का, ट्रैवल करने के लिए कोई टूर पे, यानी का टूर मतलब कंपनी का टूर रहेगा वो, या ट्रांसफर हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा। 15 के ऊपर लिखा है, एग्जामिशन के ऊपर क्या बेनिफिट लिया है, 15 का है एग्जेम्प्ट अप टू लोअर द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब कितना तुमने स्पेंड किया और उसकी लिमिट क्या थी, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट टू द फुल्ली एक्सटेंड एक्चुअली स्पेंड, तो यहाँ पे क्या है, याद रखना, अगर कोई ट्रैवलिंग के लिए कोई टूर के लिए जा रहा है तो उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है ना, कितना उसने खर्चा करा पूरा के पूरा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। कब, वो ट्रैवलिंग ऑन टूर हो या ट्रांसफर हो तो। लम सम पेमेंट फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट ओवर एंड अबव हिज ओन कंट्रीब्यूशन, उसके कंट्रीब्यूशन के अलावा वो और पैसा लमसम पेमेंट करता है प्रोविडेंट फंड में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब सैलरी के अलावा, जैसे आप लोग अगर कंपनी से निकाल दे रहा है, कंपनी बंद हो जा रही है, तो आप लोग को ऐसा पैसा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके बारे में भी आप लोग की टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये भी प्रोविडेंट फंड में भी कुछ कंट्रीब्यूशन करती है हमारा एम्प्लॉय, तो वो पैसा भी हम लोग को किस में आता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब इसका क्या आएगा, डी। कंपेंसेशन फॉर रिटर्मिनेशन, आपको जॉब से निकाल जा रहा है तो ये भी वही आता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इसका भी वही आएगा, अभी बताया था मैंने आप लोग को। कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, मतलब क्या है कि आप एम्प्लॉय को, कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है और उसका वर्कर वहां पे एडमिट होता है और कितना भी खर्चा लगे, वो पूरा के पूरा क्या है, एग्जेप्ट है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट कंपनी का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें अगर कोई एम्प्लॉय एडमिट होता है तो पूरा के पूरा क्या रहेगा, एक्सेप्ट रहेगा। तो इसका आएगा आप लोग का इज नॉट टैक्सेबल, 18 का ए, ठीक है ना। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रोवाइड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मोस्टली सबको इसको एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय को एज ए परक्यूजिट काउंट होता है, तो ये आएगा सी आप लोग का, इज परक्यूजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे तो कोई एक डायरेक्टर है लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय है, ऐसे बहुत सारी चीजें, 4-5 चीजें आप लोग को दी है, वो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। चलिए, sum paid on employer contribution to recognized provident fund within the allowed limit is not taxable। क्या लिखा है, sum paid as employers contribution to recognized provident fund, recognized provident fund में एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा डाल रहा है, विद इन द अलाउड लिमिट, एक लिमिट के अंदर, तो क्या आएगा आप लोग का, क्या वो नॉट टैक्सेबल है, क्या वो परक्यूजिट इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, perquisites in case of only employees, specified employees is taxable as profit lieu of salary। तो ये जो एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है और वो अलाउड लिमिट तक है, तो क्या रहेगा, वो नॉट टैक्सेबल, टैक्स के फ्री रहेगा।
वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय क्या करता है, आप लोग को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है। इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। इज परक्यूसिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, इज परक्यूसिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, इज परक्यूसिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो 21 का आप लोग देखोगे तो ये क्या है, परक्यूसिट से कोई भी एम्प्लॉय हो सबको क्या लगता है इस पे, मतलब ये सैलरी में काउंट हो जाएगा परक्यूसिट की तरह, ठीक है, तो मतलब टैक्स लगेगा पूरे पे। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, पार्टनर हम लोग कंपनी किसी कंपनी की किसी फर्म के पार्टनर है, उससे हम लोग को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो क्या वो सैलरी में काउंट होगा, क्या अदर सोर्स में काउंट होगा, क्या एग्जेम्प्ट में होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये काउंट होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि आपको क्या है, ये बिजनेस की इनकम है, ठीक है। वो सैलरी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप उसके कंपनी के क्या हो, पार्टनर हो, काम थोड़ी करते हो वहां पे। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है उसको कहाँ काउंट करते हैं, सैलरी में काउंट करते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्या एग्जाम इनकम। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसको रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो होते हैं उनकी सैलरी क्या रहती है, इनकम फ्रॉम, एमएलएस की भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे, पेमेंट रिसीव बाय कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए कॉलेज का एक लेक्चरर है, लेकिन उसको पेमेंट मिलता है। तो सैलरी में आएगा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्जाम इनकम। तो कॉलेज से सैलरी नहीं मिल रही है तो मतलब ये क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इसका भी क्या रहेगा, बी। तो ये हो गया आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए आप लोग के बहुत सारे, उसके बाद आप लोग को मैथ द फॉलोइंग दिया हुआ है, फिर उसका ट्रू फॉल्स दिया है, वो आप लोग करिए खुद से। आंसर्स मैंने आप लोग को दिया है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो, बार बार मैं बोलता हूँ आप लोग को, ताकि वो लोग का भी बेनिफिट हो और पेपर आप लोग को अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोग मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को वो भी करिए, लेकिन साथ में आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़िए, 1 से 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए। उससे क्या होगा, आप लोग को उसमें परफेक्शन होगा, आप लोग को दिमाग में वो बैठ जाएगा। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।